नमस्कार प्यारे बच्चों। अब हम चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण इसको देखते हैं कि इस चैप्टर में जो 5 नंबर का आना है क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हो सकते हैं। तो ये इस चैप्टर में पार्ट दिया हुआ है पारितंत्र के प्रकार व घटक, इकोसिस्टम के पार्ट्स और कंपोनेंट क्या क्या है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अंतर या उनको छांटने को आ सकता है, जैव निम्नीकरणीय या जैव निम्नीकरणीय, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पोषी स्तर। फूड चेन के कौन कौन से घटक हैं? 3 घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अपघटक डिकम्पोजर की क्या भूमिका है, 10% एनर्जी रूल और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन या जैव सांद्रण, ओजोन परत निर्माण, अपक्षयन व कौन कौन से फैक्टर हैं इसके अपक्षयन के लिए, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज के हानिकारक प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, गार्बेज मैनेजमेंट और इको फ्रेंडली बिहेवियर हम क्या दर्शाते हैं कचरा प्रबंधन में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको प्रतिबंधित हैं, पॉलीथीन या चारकोल। एक प्रश्न आपको सिंपल फॉर्म में आ सकता है कि कोई फूड चेन दे रखी है एक्वेटिक, उसकी जलीय पादप या फाइटोप्लैंक्टन, जंतु प्लवक, जूप्लैंक्टन, मछली और उसको खाया सारस ने। कोई केमिकल कंपोजिशन दी जा सकती है और फिर प्रश्न पूछ सकते हैं कि हानिकारक रसायन का आहार श्रृंखला में प्रवेश क्या कहलाता है। जब कोई हार्मफुल केमिकल किसी फूड चेन में एंटर करता है तो उसे क्या कहते हैं, डेफिनेशन दे रखी है, टर्म पूछी है, तो इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव सांद्रण या डीडीटी जो है वो क्यों जो है हानिकारक है, ऐसे भी प्रश्न हो सकता है क्योंकि डीडीटी का मेटाबॉलिज्म रेट जो है, एक्सक्रीटरी रेट जो है वो स्लो होता है, तो उसका सांद्रण जो है हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पर ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इस फूड चेन में देखें हार्मफुल केमिकल है तो इसकी सांद्रता कंसंट्रेशन इस एनिमल के पास अधिक होगी। हानिकारक रसायन का सांद्रण किस स्तर पर होता है, जो उच्चतम स्तर है उस पर अधिक होता है। यही आ जाता है कि मानव में हानिकारक रसायन का सांद्रण क्यों अधिक होता है, क्योंकि मनुष्य जो अधिकांश आहार श्रृंखला के साथ जुड़ा हुआ है और हानिकारक रसायन का सांद्रण उसमें अधिक होता है। ये 10% एनर्जी रूल पर आधारित प्रश्न है कि जब हम उत्पादक से कंज्यूमर की ओर जाते हैं तो जो उत्पादक के नज़दीक होता है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। उदाहरण लेके चलते हैं, घास, हिरन, सेब, ग्रास, डियर, लॉय, ठीक है। 10% अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी रूल की बात कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि शाकाहारी बनिए, अधिक ऊर्जा प्राप्त कीजिए, इस कथन का क्या आशय है। तो अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी रूल, ग्रास से जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी डियर के अंदर, डियर की 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी लॉयन के अंदर और 90% इंडिविजुअल के द्वारा यूज कर ली जाती है। दूसरा है, अगर हम पोषी स्तर की बात करें तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड है और ये थर्ड। ऐसे भी पूछा गया कि सेकंड और थर्ड ट्रॉपिक लेवल में किस में अधिक ऊर्जा होगी और क्यों। तो क्योंकि सेकंड ट्रॉपिक लेवल उत्पादक प्रोड्यूसर की ज़्यादा क्लोज में है तो 10% एनर्जी जो है इसमें ज़्यादा स्थानांतरित होगी। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि शाकाहारी और मांसाहारी का कंसेप्ट पर है ये, हर्बीवोर और कार्निवोर, मांसाहारी। यदि किसी श्रृंखला के सभी मांसाहारी जीवों को मार दिया जाए तो क्या असर होगा। मांसाहारी का पूछ सकता है, शाकाहारी का पूछ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे पहले इफेक्ट दिखाना है इस पर। अगर इनको किल कर दिया गया, मार दिया गया, तो शाकाहारी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, भोजन के लिए इनमें परस्पर संघर्ष होगा, भोजन ना होने की स्थिति में क्या होगा, ये सभी शाकाहारी जीव मर जाएंगे और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा।
तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न इस तरीके से आ सकता है, आपको ये मिसिंग वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर्मेट को समझिए कि घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, ग्रास, ग्रासहॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक, ईगल। वैल्यू आपको दे रखी है ग्रास के नीचे, वैल्यू हो सकता है बीच में दे दे कहीं, और एक्स वाई दो जगह निकाल दे। सिंपल आपको करना क्या है कि एक जीरो कम करते जाएं। 2000 जीरो जूल है, तो अकॉर्डिंग टू 10% एनर्जी रूल यहाँ पर 200 जूल, 20 जूल, 2 जूल, 0.2 जूल। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 20 जूल और वाई की वैल्यू 0.2 जूल। किसी आर श्रृंखला की दो विशेषताएं लिखिए कि आर श्रृंखला में एक तो एनर्जी जो है 10% एनर्जी रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करती है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही डायरेक्शन में होता है, फूड चेन के 3 कंपोनेंट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। यदि दी गई आर श्रृंखला में मांसाहारी हो चुका कोई फूड चेन जनरली चौथे और 5वें स्तर पर जाकर के टर्मिनेट क्यों हो जाती है, तो इसी का एग्जाम्पल दे दीजिए आप। हम ये देखते हैं कि अंतिम स्तर पर इतनी कम ऊर्जा होती है कि उस जीव को जीवित रहने के लिए अपर्याप्त होती है। यद्यपि ओजोन एक हार्मफुल टॉक्सिक गैस है, फिर भी ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, या यदि ओजोन परत न होती तो क्या होता। ओजोन परत हमारा सुरक्षात्मक ब्लैंकेट कंबल क्यों है, तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करके स्वयं के निर्माण में प्रयोग कर लेती है। आप चाहें तो रिएक्शन दे सकते हैं, O2 UV रेडिएशन O प्लस O, O2 प्लस O इक्वल टू O3। CFC का यदि ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता, पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज का रेडिएशन बढ़ जाता और जीवों के लिए वो नुकसानदेह होता। तो अल्ट्रावायलेट रेज के हार्मफुल इफेक्ट भी दिखा सकते हैं आप कि त्वचीय कैंसर हो सकता था, स्किन कैंसर हो सकता था, कैटरेक्ट मोतियाबिंद हो सकता था। CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पराबैंगनी विकिरण के दो हानिकारक प्रभाव, वही त्वचीय कैंसर और मोतियाबिंद का होना। कचरा प्रबंधन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, एक तो वही 3 Rs या 4 Rs का यूज, ठीक है, गड्ढे की भराई करना, लैंडफिलिंग, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में जैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग छांटना, और जो अजैव निम्नीकरणीय है उसको रिसाइकिल करना, खाद बनाना। पर्यावरण मित्र वन आप कचरा निपटारे में किस प्रकार सहयोग करते हैं, तो हम जैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग करते हैं। हम सहयोग करते हैं कि जो कचरा है उसको हम डस्टबिन में, कूड़ेदान में ही डालते हैं, समुचित स्थान पर डालते हैं, और क्या करते हैं हम जो रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल वाली पद्धति है उसको अपनाते हैं। घास, मेंढक, छिपकली, टिड्डा, सांप, ऐसे कोई एग्जाम्पल आ सकता है और पूछ लेगा कि कौन से एक ही ट्रॉपिक लेवल के हैं। तो आप जब कौन किसे खाता है पर अरेंज करेंगे तो 2 ऑर्गेनिज्म एक ही उस पर आ जाएंगे ट्रॉपिक लेवल पर, तो उनको आपको आंसर में देना है, या इनसे आप एक फूड वेब भी बना सकते हैं, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल में 2 डिफरेंस जिनको आप लिख सकते हैं कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से सिंपलर सबस्टेंस में टूट जाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं सरलतम पदार्थों में नहीं टूटते। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो है पदार्थों के चक्रण में सहायता करते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो हैं इनको रिसाइकिल करके ही हम यूज कर सकते हैं, लंबे समय तक ये नेचर में पड़े रहते हैं। जैव निम्नीकरणीय और इनको छांटने को आ सकता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बस इसकी एक ट्रिक यही है, आपको ये देखना है कि कौन सा सोर्स एनिमल और प्लांट सोर्स है। जिनको भी आप एनिमल प्लांट सोर्स से मान रहे हो सबको बायोडिग्रेडेबल में रखो और रेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल। पहले कहता है साग के छिलके, तो साग तरकारियों की जो छिलके हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, प्लांट सोर्स से हैं तो बायोडिग्रेडेबल। जूता, इसको दोनों में रखा जा सकता है। अगर जूता आप बायोडिग्रेडेबल में रख रहे हैं तो आपको विद इन ब्रैकेट लेदर या चमड़ा लिखना है, और उधर रख रहे हैं तो आपको संश्लिष्ट पदार्थ जिनसे वो बना है उसका नाम लिखना है। दवाई की शीशी नॉन बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल, DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल। कपड़ा भी आप दोनों में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बायोडिग्रेडेबल में रख रहे हैं तो आपको कॉटन, वूलन, सिल्क ये लिखना पड़ेगा, और उधर रख रहे हैं तो आपको पॉलिएस्टर, ठीक है, टेरिलीन, नायलॉन, इस तरीके से लिखना है।
पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी है, किन्हीं तीन के नाम लिखो। तो एक तो ओजोन परत अपक्षयन है, कचरा प्रबंधन है जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, और अम्लीय वर्षा है, एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है। क्योटो प्रोटोकॉल में यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा सीएफसी उत्पादन की बात सीमित रखने की क्यों कही गई थी? क्योंकि सीएफसी जो है ओजोन परत अपक्षयन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसकी मात्रा को सीमित रखने की बात कही गई थी। पॉलीथीन और चारकोल का कॉमर्शियल यूज जो है सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। पॉलीथीन को हम जानते हैं कि जैव एल्यूमिनीकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। चारकोल भी प्रतिबंधित क्यों है? क्योंकि जो इसका रॉ मटेरियल है वो हमारे लकड़ी है, पेड़ हैं, तो पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट था, इसमें नहीं लिखा हुआ कि जो हमारे अपघटक हैं, डिकम्पोजर हैं, इनका क्या रोल है? तो अपघटक की भूमिका, डिकम्पोजर की भूमिका किसी ऑर्गेनिज्म की मृत्यु के बाद स्टार्ट होती है। अपघटक जो है प्रकृति के सफाई कर्मचारी भी कहे गए हैं। तो एक तो ये पदार्थों के चक्रण में मटेरियल साइकिल को पूरा करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, और जो प्रकृति की छटा है, खूबसूरती है, सीनरी है, उसको बनाए रखते हैं। अगर ये नहीं होते तो लाशों के अंबार लगे होते, तो ये प्रकृति को साफ सुथरा बनाए रखने में सहयोग करते हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।